वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे स्टूडेंट मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं एजुकेशनल वीडियोस को भी कंटिन्यू रखूं। एक्चुअली मैंने अपने जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पे मैंने अवेयरनेस वीडियोस डालने स्टार्ट कर दिए। उसका नाम मैंने वेकअप इंडिया कर दिया है। बट चूंकि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि मैं कंपटीशन का भी पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने उसके लिए एक सेपरेट चैनल नया बनाया है। उस पर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी कुछ पढ़ाऊँगी। आज ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक पर लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी साउथ एशियन कंट्री जो कि जिसका नाम ब्रुनेई है और सिंगापुर है, वहाँ की यात्रा पर निकले हुए हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ब्रुनेई के ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ। मैं एकदम बेसिक से शुरू करूँगी, ये मानते हुए कि आप लोगों को अभी कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैं बहुत सारे फैक्ट्स बता दूं, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज कर लूं जो समझ में ना आए, जो आप गूगल भी कर सकते हो, तो फिर क्या फायदा। मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो आपको समझाने के लिए खड़ी हूँ। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, जो लगता है कि सामने वाले को पता हो लेकिन पता नहीं होती है, तो वो छोटी छोटी चीजें भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो 2 पार्ट में, नहीं तो एक ही पार्ट में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने बोला कि ब्रुनेई के बारे में बात करेंगे। तो ब्रुनेई पृथ्वी में है कहाँ पर, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है, ठीक है। वैसे तो जियोइड शेप होता है पृथ्वी का, लेकिन मोटा मोटा देखें तो पृथ्वी गोल है, ठीक। अब इस गोल पृथ्वी में कौन सा प्लेस कहाँ पर है, ये कैसे बताया जा सकता है? एक गोल गेंद है, उसमें कोई भी चीज को हम कैसे मार्क कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इस जगह पे भारत है या एग्जैक्टली इस जगह पे ब्रुनेई है। तो इस गोले में हमने काल्पनिक रेखाएं खींच ली, इमेजिनरी लाइन खुद से खींच ली, ताकि हम प्रिसाइजली बता सके कि इस लोकेशन पर ये वाला देश है, जिससे हमें पढ़ने में सुविधा रहे, ठीक है। तो हमने इस गोले के बीचों बीच जो रेखा खींची उसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, या 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, या भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो हमने इस पूरे पृथ्वी के बीचों बीच खींची, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये पूरा क्या है? गोला है, ठीक। गोले को एक भूमध्य रेखा ने, भूमध्य यानी भू यानी कि पृथ्वी, और मध्य यानी उसके बीच से एक रेखा खींची गई है। तो इस गोले के बीच से एक रेखा खींची गई है, तो वो क्या करेगी? उस पूरे गोले को आधा आधा कर देगी। गोला आधा, गोलार्ध, यानी एक उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और एक दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर होगा। इसी तरीके से हमने कई सारे लैटिट्यूड्स खींचे हैं 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, और कई सारे हमने नीचे खींचे हैं, यानी 0 डिग्री से लगा के 90 डिग्री तक। इसी तरीके से हमने लॉन्गिट्यूड खींचे हैं, देशांतर रेखाएं खींची हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर हमने अक्षांश रेखाएं, और पूर्व से पश्चिम की ओर हमने देशांतर रेखाएं खींची हुई हैं। अब हम बता सकते हैं कि कौन सी जगह किस जगह पर है। तो जो हमारा भारत है, जरा देखते हैं, वहाँ के ये अफ्रीका, ये इंडिया, अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये इंडिया, और ये इक्वेटर, ये बीच वाली लाइन इक्वेटर है, इसके ऊपर इंडिया है, यानी इंडिया कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और इंडिया के अगर हम ईस्ट साइड में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, तब हमें ब्रुनेई मिलेगा। ब्रुनेई एक दक्षिण पूर्वी एशियाई कंट्री है, दक्षिण पूर्वी एशियाई। जरा समझते हैं हम, पूरी पृथ्वी में, मैं इसको रख देती हूँ फिर समझाती हूँ आपको। देखो, पूरी पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीप में से एक जो महाद्वीप है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप बोला जाता है, वो है एशिया महाद्वीप। उसी एशिया महाद्वीप, ये जो एशिया महाद्वीप है, वो ज्यादातर कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि भारत जो है वो भी इसी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है। पाया जाता है मतलब स्थित है, ठीक है। ये रहा इंडिया, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसके नीचे से इक्वेटर गुजरती है, ठीक है। ये भारत के पूर्व में देखेंगे तो ये जो कंट्रीज हैं, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई कंट्री हैं, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया? एशिया हो गया। एशिया का ये दक्षिण का हिस्सा हो गया,
दक्षिण में भी पूरब का हिस्सा हो गया। तो ये जो कंट्रीज हैं ये सारे दक्षिण पूर्वी एशियाई कंट्रीज हैं। इतनी बात समझ में आई। इंडिया के बगल से, इंडिया बांग्लादेश के बाद से जो देश स्टार्ट होते हैं, यानी म्यांमार से जो स्टार्ट होते हैं और यहाँ इंडोनेशिया तक, ईस्ट तिमोर तक जो देश जाते हैं, ये सारे के सारे देश दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। कौन कौन से हैं? म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, नीचे मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, फिर ये मलेशिया का ही कुछ हिस्सा यहाँ पर है, ये नीचे इंडोनेशिया है, देन मलेशिया है, फिर ब्रूनेई है जिसकी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर ईस्ट तिमोर है। तो ये 11 कंट्रीज, अभी हम काउंट करके बताएंगे, ये 11 कंट्रीज हैं, ये आसियान कंट्री कहलाती हैं। अभी मैंने बोला था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहलाती हैं। क्या बोला था मैंने? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कहलाती हैं। इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने मिल करके अपना एक एसोसिएशन बना लिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने। तो ये क्या बन गया? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक एसोसिएशन बन गया, उसको आसियान बोलते हैं। इसीलिए इन सारे देशों को हम आसियान कंट्रीज बोलते हैं। आसियान कितने हैं? 11 देश हैं। हम एक बार फिर से याद करेंगे। भारत को छोड़ दीजिए, बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत बांग्लादेश क्या है? एशिया के दक्षिण में, वो सार्क का हिस्सा है। एक दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संघ, दक्षेश संघ है, उसका हिस्सा भारत है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत क्या आसियान का मेंबर है, तो नहीं, आसियान का मेंबर नहीं है, उसके पार्टनर हैं, बट हम उसके मेंबर नहीं हैं। ठीक है, तो आसियान में कौन कौन आता है? म्यांमार आता है, ये है म्यांमार, फिर थाईलैंड आता है, फिर लाओस आता है, कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, मलेशिया आता है, ये छोटा सा जो दिखाई पड़ रहा है सिंगापुर आता है, इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया अगर आप देखोगे ना, तो इंडोनेशिया कई द्वीपों में है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, 13,000 द्वीपों से मिलकर अकेला इंडोनेशिया बना है, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा इंडोनेशिया का हिस्सा है, ये द्वीप इंडोनेशिया का है, ये इंडोनेशिया का है, ये एक आइलैंड दिख रहा है, इसका आधा भाग ये भी इंडोनेशिया का है, ये बोर्नियो द्वीप, इसका नीचे का हिस्सा इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है। फिर ये ईस्ट तिमोर, ये सबसे नया कंट्री है जो कि आसियान का सदस्य है। आसियान का लेटेस्ट जो मेंबर है वो तिमोर लेस्टे या ईस्ट तिमोर जिसको बोलते हैं, जिसकी कैपिटल दिल्ली है। दिल्ली नहीं, दिल्ली है जिसकी कैपिटल, वो है ये ईस्ट तिमोर। ठीक, हमें बात करनी है ब्रुनेई की, जो कि आसियान का एक मेंबर है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई एक देश है। हमें इसकी लोकेशन तो समझ में आ गई। अच्छा, अब ये देख लो जरा, लोकेशन तो समझ में आ गई। हमें ये दिख रहा है कि ये एक द्वीप के ऊपर स्थित है, एक द्वीप के ऊपर स्थित है, जिसमें हमने अभी बताया नीचे का हिस्सा इंडोनेशिया के पास। तो पहले तो इस द्वीप के बारे में जानो। इस द्वीप को बोलते हैं बोर्नियो द्वीप। द्वीप का मतलब आप समझते हैं, द्वीप वो भूखंड होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। आप कहेंगे फिर महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप भी तो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन महाद्वीप एक वास्ट एरिया होगा और द्वीप एक छोटा सा एरिया होगा जो चारों ओर से पानी से घिरा होगा। और प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, जो मलेशिया है, मलय प्रायद्वीप पर स्थित है, तीन ओर से पानी से घिरा है। जबकि ये जो बोर्नियो द्वीप है, ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। बोर्नियो द्वीप जो है पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। नॉर्थ अमेरिका के पास आप देखोगे मैप में तो ग्रीनलैंड है, जो कि भौगोलिक रूप से तो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो डेनमार्क का हिस्सा है। यानी डेनमार्क जो छोटा सा यूरोपियन कंट्री है, उसका अधिकार है ग्रीनलैंड पर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का, वो न्यू गिनी है। ये जो आपको डायनासोर जैसा दिखाई पड़ रहा है ना, ये न्यू गिनी आइलैंड है, जिस पर दो देशों का हिस्सा है। एक तो हम बात कर चुके हैं कि इंडोनेशिया का है पश्चिमी हिस्सा,
कंट्री है। पापुआ न्यू गिनी भी हमने सुना है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, ठीक है, जब इनके प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री के पैर छुए थे, है ना, वही वाला कंट्री है पापुआ न्यू गिनी। ठीक, तो ये सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा आइलैंड है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर बड़ा आइलैंड आता है वो है बोर्नियो आइलैंड। इसी बोर्नियो आइलैंड पर 3 देश हैं, लेकिन ब्रुनेई की क्या खासियत है, ब्रुनेई एक अकेला ऐसा देश है इस द्वीप पर जो पूरी तरह से इसी द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया तो कई जगह बिखरा हुआ है, मलेशिया भी हम देखेंगे 2 जगह है, एक तो मलय प्रायद्वीप पर है और एक बोर्नियो पर है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मलेशिया का है, और इसी मलेशिया के पास ये थोड़ा सा ब्रुनेई है। बहुत छोटा सा एरिया है इसका, जो कि चारों ओर से आसपास मलेशिया से घिरा हुआ है। 2 पार्ट में है ब्रुनेई, ब्रुनेई के बीच में भी मलेशिया की भूमि है, इसलिए इसको मलेशिया से संबंध भी अच्छे बनाकर चलने पड़ते हैं, क्योंकि वो अपने एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाएगा, मलेशिया के थ्रू ही जाएगा, या पानी के रास्ते भी जा सकता है, लेकिन कभी कभी बाय रोड जाना होगा तो मलेशिया से होकर जाएगा। तो क्या खासियत है ब्रुनेई की, एक अकेला देश है जो बोर्नियो द्वीप पर पूरा स्थित है। मलेशिया 2 हिस्से में, इंडोनेशिया कई पार्ट्स में है। तो ये हो गया ब्रुनेई। ब्रुनेई की क्या स्थिति है समझ में आ गई, बोर्नियो द्वीप पर है। ऊपर है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 सेकेंड, ये जो पूरा है ना, ये चाइना है, चाइना के साउथ में एक सी है जिसको हम साउथ चाइना सी बोलते हैं। साउथ चाइना सी की वजह से आसियान कंट्रीज बहुत परेशान हैं साउथ चाइना सी को लेकर, क्योंकि चाइना इस साउथ चाइना सी पर क्लेम करता है। देखिए, UNCLOS, UN क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, ये यूएन का एक कानून है जो 1982 में बना, जो ये कहता है कि जो भी देश है उसके 200 नॉटिकल माइल तक का जो समुद्र होगा उस पे उसके जो संसाधन है, वो चाहे जीवित संसाधन हो चाहे निर्जीव संसाधन हो, उनका दोहन वो देश कर सकता है जिसके आसपास का वो पानी है, 200 नॉटिकल माइल तक का जो समुद्र है। ठीक है, तो जो बोर्नियो है जैसे, तो बोर्नियो के 200 नॉटिकल माइल तक का जितना एरिया होगा उसको बोर्नियो क्लेम करेगा अकॉर्डिंग टू यूएन क्लॉज 1982। ठीक, तो यहाँ पर जो द्वीप पड़ते हैं, जैसे स्प्रेटले द्वीप पड़ता है, तो उसको जो ब्रुनेई है वो क्लेम करता है कि ये मेरा है। उसी तरीके से फिलीपींस जो है, यहाँ पर स्प्रेटले आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनको ये क्लेम करते हैं। इधर वियतनाम है, वियतनाम क्लेम करता है आइलैंड्स को, मलेशिया क्लेम करता है आइलैंड्स को। तो ये सारे कंट्री इनका आपस में भी डिस्प्यूट है यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग। और चाइना की तो अलग ही कहानी चल रही है, चाइना यूएन क्लॉज को मानता ही नहीं है। वो ये कहता है कि हम तो 9 डैश लाइन को मानते हैं। ये 9 डैश लाइन क्या है, ये 9 डैश लाइन इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। 1935 में चाइना ने एक मैप बनाया था जिसमें उन्होंने 11 डैश लाइन बनाई थी। और डैश लाइन मतलब ऐसे ही मैप में ऐसे ड्रॉ कर दिया कि यहाँ से लेके ये पूरा जो है वो मेरा है, यहाँ से लाइन बनाना स्टार्ट किया, ये 11 डैश लाइन बना दी 1935 में। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे जो गल्फ ऑफ टोंकिन है उससे 2 लाइन हटा दी, 11 में से 2 गए, कितने बचे, 9 डैश लाइन। उन्होंने ठीक है ये वाली हटा देते हैं, गल्फ ऑफ टोंकिन तुम्हारा, वियतनाम तुम रख लो, लेकिन बाकी का जो ये 9 डैश लाइन है जहां तक जा रही है ये सारी हमारी है, चाइना बोलता है। मतलब ये अपने ही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को मानता है, जो मैप इसने बनाया था उसको मान के कहता है कि ये साउथ चाइना सी जो है वो मेरा है। लेकिन यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग ये सारे कंट्री क्लेम करते हैं कि साउथ चाइना सी हमारा है। अब आप ये भी कह सकते हो कि पानी के पीछे क्यों लड़ रहे हैं, वो भी समुद्र के पानी के लिए। समुद्र का पानी जो खारा होता है, जो पीने लायक नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। अपने पास तो इतना सारा पानी है, बे ऑफ बंगाल इधर, अरब सागर इधर, पानी पूरा हिंद महासागर ही लगभग अपना है। ठीक है, तो ये लोग क्यों पानी के लिए लड़ रहे हैं, तो एक्चुअल में ये पानी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं
जैसा कि मैंने बताया कि यूएन क्लॉज बोलता है कि जीवित और निर्जीव जो भी संसाधन हैं 200 नॉटिकल माइल तक, उस भूमि से 200 नॉटिकल माइल तक जो भी संसाधन है उनका उपयोग किया जा सकता है। जीवित संसाधन से क्या मतलब हो गया, जैसे फिशिंग, इस एरिया में फिशिंग बहुत ज्यादा होती है जिससे वहां की इकोनॉमी बूस्ट होती है, तो जीवित संसाधन हो गया मछली है। निर्जीव संसाधन जैसे ऑयल रिजर्व्स, ऑयल बहुत ज्यादा, नेचुरल गैसेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज्यादा है, जहां तक खोज हो चुकी है वही बहुत ज्यादा है और भी ज्यादा खोज की संभावना है, इसलिए चाइना जो है वो क्लेम करता है साउथ चाइना सी पर। तो यानी कि डिस्प्यूट होगा बोर्नियो का, मैं बार बार बोर्नियो बोली, ब्रूनेई, मैं ब्रूनेई की बात कर रही हूँ, बोर्नियो तो पूरा द्वीप है, ठीक है। तो ब्रूनेई का चाइना से थोड़ा सा डिस्प्यूट है, मगर ब्रूनेई जो है वो अभी बैलेंस करके चल रहा है। जैसे फिलीपींस और चाइना का तो बहुत ज्यादा विवाद होता है, वियतनाम चाइना का बहुत ज्यादा विवाद सुनने को मिलता है, लेकिन ब्रूनेई शांत रहता है, ज्यादा विवाद नहीं, क्योंकि इसका ट्रेड बहुत ज्यादा है ब्रूनेई का चाइना से, $2 बिलियन का ट्रेड होता है दोनों का आपस में, जबकि हमारा ब्रूनेई से आप कंपेयर कर सकते हैं कि केवल $286 मिलियन का ट्रेड होता है, ठीक है। तो बैलेंस करके चल रहा है। ये यूएस के साथ भी इसके रिलेशन अच्छे हैं, यूएस से भी डिफेंस डील है इनकी, स्पेस डील है अपनी, चाइना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा लेकर आ रहा है, तो बैलेंस किया हुआ है। और अभी इंडिया को भी इसने बैलेंस किया है, इंडिया को भी हमारे प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया था यहाँ के सुल्तान ने, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली इसकी लोकेशन की कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, साउथ चाइना सी के पास है, ठीक है। अब हम इसकी ज्योग्राफी जान चुके हैं, हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो ब्रूनेई पर क्या रहा है कि जिस तरीके से हम ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हैं, सिर्फ उसी तरीके से ब्रूनेई भी ब्रिटिश कॉलोनी रहा है, और 1984 तक, याद रखिएगा कब तक, 1984 तक ये ब्रिटेन के संरक्षण में रहा है। संरक्षण में कैसे, 1967 में, ईयर याद रखिएगा, 1967 में यहाँ के जो सुल्तान हैं हसनल बोल्किया, 29वें सुल्तान हसनल बोल्किया हैं, जो कि अभी भी सुल्तान है, 1967 से सुल्तान थे, अभी भी सुल्तान है, तो वो 29वें सुल्तान बनते हैं। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि ब्रूनेई की विदेश नीति और रक्षा नीति वो देख रहे हैं, राजा बनके कौन बैठा है, हसनल बोल्किया बैठे हैं। 1984 तक यही चलता है, लेकिन 1984 में ब्रूनेई को पूर्ण रूप से आजादी मिल जाती है, और यही हसनल बोल्किया 1967 में सुल्तान थे, वही 1984 में भी सुल्तान हैं, ये प्रधानमंत्री पद भी ग्रहण कर लेते हैं सुल्तान के साथ साथ, यही रक्षा मंत्री भी हैं, यही विदेश मंत्री भी हैं, ठीक है। कौन, हसनल बोल्किया। और अभी 2024 में भी हसनल बोल्किया ही यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के सुल्तान, यहाँ के विदेश मंत्री, यहाँ के रक्षा मंत्री, सब कुछ है। यहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की है, पूरे विश्व में बहुत ही कम देश हैं जहाँ एब्सोल्यूट मोनार्की हो, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है, वहाँ पर राजा रानी का पद होता है, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी भी है, वहाँ पार्लियामेंट्री भी है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट राजा का शासन है, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चलिए हसनल बोल्किया के बारे में भी। ये बात तो समझ में आ गई कि 1984 से ये आज़ाद हो गया, तो एक चीज़ और समझिए, 1984 से अभी कौन सा ईयर है, 2024, यानी कितने साल हो गए हैं, 40 साल हो गए। तो अभी मोदी जी गए हैं, यानी कि 40वीं वर्षगांठ मनाने गए। हमारे राजनीतिक संबंध भी 1984 से ही स्टार्ट हो गई हुई, तभी वो आज़ाद हुआ है, तो 40 वर्षों के राजनीतिक संबंध पूरा होने पर मोदी जी वहां पर गए हैं। चलिए हसनल बोल्किया के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। न्यूज़पेपर में बहुत सारा देखा होगा आपने, न्यूज़ चैनल्स में बहुत सारा सुना होगा इनके महल के बारे में, कि इनका महल 50 अरब का बना हुआ था। महल में 1700 कमरे हैं, 250 बाथरूम हैं, सोने का बेसिन है, और इनका जो प्राइवेट जेट है बोइंग 747 उसको उन्होंने खरीदा ही 40 करोड़ बिलियन डॉलर का खरीदा था, और उसके बाद उसमें कई करोड़ उसमें लगा दिए उसके इंटीरियर को चेंज करने में। उसके अंदर गोल्ड का वॉश बेसिन लगाया, गोल्ड की खिड़कियां, उनका कारपेट गोल्ड का। 7000 कार हैं हसनल बोल्किया के पास, जिसमें 600 रोल्स रॉयस हैं, पोर्श कार, मर्सिडीज, BMW, हर तरीके
की आलीशान कार इनके पास हैं, इतना अथाह पैसा। ये जब बाल कटवाते हैं तो एक बार के बाल कटवाने में 16 लाख रुपए खर्च होते हैं, महीने में 2 बार बाल कटवाते हैं। इनका जो बार्बर है वो लंदन से प्राइवेट जेट से आता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा देश और उसके सुल्तान के पास इतना सारा पैसा है। 1980 में ये पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान था और अभी भी दुनिया के 100 देशों में पूरी दुनिया के जो 100 सबसे अमीर देश हैं उनमें 62 नंबर पर हसनल बोल्किया ही हैं। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 2.85 लाख की इनकी करोड़ 2.85 लाख करोड़ की इनकी संपत्ति है हसनल बोल्किया की। समझ में आया? सबसे ज्यादा लंबे समय तक रूल करने वाले शासकों में से एक हैं लुई 14वें फ्रांस के थे। उनका 72 वर्ष तक शासन रहा था क्योंकि वो 4 साल पर ही रूलर बन गए थे। एलिजाबेथ II उनका बहुत लंबा रूल रहा। उसके बाद फिर हसनल बोल्किया ही हैं जो अगर हम जीवित शासकों में कहें तो ये अभी इकलौते ही हैं जिनका इतना लंबा रूल रहा है। 57 साल लोग जी नहीं पाते हैं, ये केवल रूल ही कर रहे हैं 57 साल से। ठीक है, इतनी बात करी हमने ब्रूनेई के बारे में। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो छोटा सा देश है इसके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से। तो अभी हमने संसाधनों की बात की कि साउथ चाइना सी में बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स मिल सकते हैं हमको, बहुत सारी नेचुरल गैस मिल सकती है। तो वो सब ब्रूनेई के पास भी बहुत सारा ऑयल है जो कि 1929 में खोजा गया था। उसके बाद से ही ब्रूनेई अमीर होना स्टार्ट हो गया। इतना सारा पैसा है ब्रूनेई के पास कि ये अपने जो इनकी प्रजा है उससे टैक्स नहीं लेते हैं और इनको शिक्षा मुफ्त है, इनको चिकित्सा मुफ्त है, जीवन स्तर बहुत हाई है। पर कैपिटा जीडीपी में टॉप 10 में ब्रूनेई का नाम आता है। प्रति व्यक्ति आय भारत से 13 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एक मुस्लिम कंट्री है, ये 82% मुस्लिम है। बहुत छोटा सा देश है, सिक्किम से भी छोटा एरिया है। 5700 स्क्वायर किलोमीटर है। अपना जो सिक्किम है वो करीब 7000 स्क्वायर किलोमीटर है। 4.5 लाख की पॉपुलेशन है, खुशहाल है। इनफैक्ट यहाँ पे सरिया लॉ 2014 में लागू हो गया था, फिर भी यहाँ पे सब लोग खुश हैं क्योंकि जैसा कि बताया कि जीवन स्तर बहुत अच्छा है। ब्रिटिश लॉ भी चलता है और सरिया लॉ भी चलता है। इसको दक्षिण पूर्व एशिया का सऊदी अरब बोलते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लॉ है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है, बहुत ज़्यादा अमीर देश है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की यात्रा के ऊपर कि क्यों यहाँ जाना इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ जो 2 पॉलिसीज चल रही हैं, 2 नीतियाँ हैं, एक तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है और इंडिया पैसिफिक विजन है। इन दोनों नीतियों को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट रही है यात्रा। क्या है ये नीतियाँ? जैसा कि मैंने बोला एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? देखिए, सबसे पहले आई थी लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी जो है ये पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे 1991 में, तो 1992 में उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को लागू किया था। क्या रीजन था लुक ईस्ट पॉलिसी को लागू करने का? तो 1991 में सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर जो कि टूट गया। टूटने के बाद भी उसका एक बड़ा हिस्सा रशिया है जो कि हमारा मित्र है। तो यूएसएसआर से हमारे अच्छे संबंध थे। इसका जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो हमारे लिए जरूरी था कि हम अमेरिका से अच्छे रिलेशंस बनाएं, हम अमेरिका के जो एलाइज हैं उनसे अच्छे रिलेशन बनाएं। अमेरिका के ये सब जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, आसियान नेशंस हैं, जो ये अमेरिका के क्लोज एलाइज हैं, इनसे अच्छे रिलेशन बनाने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर आई गई और उसने काम भी किया। क्योंकि जो ट्रेड हमारा 1992 के समय $2 बिलियन का था यहाँ पर, वो जब 2010 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन हो जाता है तो $72 बिलियन तक ये ट्रेड पहुंच जाता है। हम जो आसियान है इसके पार्टनर बनते हैं, इसके 2012 में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनते हैं।
तो इस तरीके से लुक ईस्ट पॉलिसी बहुत कामगर रही। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो उनका कहना रहता है कि लुक ईस्ट से काम नहीं चलेगा, लुक ईस्ट बहुत अच्छी बात है बट अब एक्ट करना होगा। तो वो 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस रीजन में स्टेबिलिटी चाहिए। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी इंडिया पैसिफिक विजन को सिंगापुर में इंट्रोड्यूस करते हैं। इंडो पैसिफिक का क्या मतलब हो गया? ये इंडियन ओशियन है और यहाँ पर पूरा जो ओशियन है उसको हम पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। पैसिफिक ओशियन का ही छोटा सा एक हिस्सा है साउथ चाइना सी, तो ये पूरा एरिया क्या हो जाता है? इंडो पैसिफिक रीजन हो जाता है। इसी को ही एशिया पैसिफिक रीजन भी बोलते हैं। जैसे चाइना है, रशिया है, वो एशिया पैसिफिक ही बोलता है। इंडिया इंडो पैसिफिक टर्म यूज करता है, ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक टर्म यूज करता है, पूरा यूएसए इंडो पैसिफिक टर्म यूज करता है। तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसमें स्टेबिलिटी रहे, इस विजन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा रही। क्यों हम इस रीजन में स्टेबिलिटी चाहते हैं? क्योंकि ये हमारे पड़ोस में है। अगर यहाँ शांति होगी, यहाँ समृद्धि होगी तो हम भी निश्चिंत होकर शांति से रह पाएंगे। तो इन सभी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहा। कई सारे एमओयू साइन हुए, स्पेस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, कई सारे एमओयू साइन हुए, कई सारे एग्रीमेंट्स हुए। तो ये सारी चीज़ें रही। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ, कनेक्टिविटी से रिलेटेड एमओयू साइन हुए, जैसे कि मोदी जी ने बोला कि चेन्नई से ब्रुनेई तक एक डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी। जो हमारी डिस्टेंस है इंडिया से ब्रुनेई की 7846 किलोमीटर को, उसको डायरेक्ट कवर किया जाएगा। ब्रुनेई की जो राजधानी है बंदर सेरी बेगावन, तो चेन्नई से बंदर सेरी बेगावन तक डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी। आई होप सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर लिए हैं और आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और बताएं मैं नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं। थैंक यू सो मच।